आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जो 2015 में शुरू हुआ, जिसके पास सब कुछ था ग्रो करने के लिए। दो विजनरी को फाउंडर्स, अच्छा प्रोडक्ट, मार्केट में गैप और जिसने एक अच्छी ग्रोथ रेट से खुद को बढ़ाया था, लेकिन फिर भी ये स्टार्टअप फेल हो गया। आज इस वीडियो में इस स्टार्टअप की जर्नी से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैं सीए अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूं अपने फेलियर ऑफ स्टार्टअप सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में, जिसमें हम बात करेंगे आज एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जो 2015 में शुरू हुआ, जिसका नाम था दूधवाला। ये स्टार्टअप क्यों फेल हुआ, कैसे फेल हुआ, ये सब जानने से पहले एक बार जानते हैं इसकी जर्नी कैसी थी, कैसे ये स्टार्टअप शुरू हुआ और किस तरह से इसकी जर्नी रही और कहां जाके ये फेल हुआ। दो दोस्त इब्राहिम अकबरी और आकाश अग्रवाल किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। रात का वक्त था, दोनों को कुछ खाने का मन करा, किचन में गए, खाने के लिए कुछ बनाने लगे, लेकिन उसके लिए इन्हें दूध की जरूरत थी। फ्रिज में देखा, दूध नहीं था, तो ये सोचने लगे काश इस समय दूध की डिलीवरी पॉसिबल होती, क्योंकि रात का वक्त था, दूध आ नहीं सकता था। तो ये लोग इसी तरह सो गए। अगले दिन सुबह उठे तो ये इस पर विचार करने लगे कि कोई ऐसा ऐप होता जिसकी मदद से हम जब चाहे जब दूध का ऑर्डर करें और दूध हमारे पास आ जाए। तो ये मार्केट में गए, इन्होंने दूध वालों से बातचीत करी, कस्टमर से बातचीत करी। तो इनकी रिसर्च काफी दिन तक चलती रही। तो इन्होंने पाया कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप है कस्टमर्स और सप्लायर्स के बीच में, जिसको अच्छी तरह से अगर रेगुलेट किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा स्टार्टअप बन सकता है। अब इनके पास एक स्टार्टअप का आइडिया आ चुका था, अब ये उस पर काम में लग चुके थे। इन्होंने अपना एक बीटा वर्जन तैयार किया और उसको मार्केट में टेस्टिंग के लिए उतार दिया। बीटा वर्जन क्या होता है? जब हमें कोई प्रोडक्ट टेस्ट करना होता है, अपना आइडिया टेस्ट करना होता है, तो उसके लिए हम एक बहुत छोटी जगह चुनते हैं जिसमें उस आइडिया को टेस्ट किया जा सके। उस आइडिया में क्या कमियां हैं, लोगों का क्या रेस्पॉन्स रहेगा, क्या हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी इंफॉर्मेशन हम उस टेस्टिंग से निकाल सकते हैं। जब इन्होंने बीटा वर्जन टेस्ट किया तो इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा, लोगों को इनका आइडिया भी बहुत अच्छा लगा और उसको हाथों हाथ लिया गया। स्टार्टअप का आइडिया तैयार था, उसके बीटा वर्जन की टेस्टिंग हो चुकी थी। तो इन्होंने 2015 में ऑफिशियली दूधवाला ऐप लॉन्च कर दिया। ये जो स्टार्टअप था बेंगलोर बेस्ड था। कुछ ही समय में 30,000 लीटर पर डे दूध की डिलीवरी करने लगा, यानी कि स्टार्टअप ग्रो करने लगा था। अब इस स्टार्टअप ने बेंगलोर के अलावा हैदराबाद, पुणे में भी काम स्टार्ट कर दिया था। जो इस स्टार्टअप की ग्रोथ रेट थी वो 25% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे थी, यानी कि ये स्टार्टअप बहुत ही हैवी ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर रहा था। दूधवाला क्लेम करता था कि वो 6,000 कस्टमर्स को डिलीवरी कर रहा था, साथ ही साथ 1 लाख डिलीवरीज पर मंथ ये लोग कर रहे थे, जिसमें 80% रोटेशन वाली डिलीवरियां थी, यानी कि एक स्टार्टअप बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहा था। इसके साथ ही इन्होंने ग्रोसरी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी थी। 2015 से लेकर 2018 तक इन लोगों ने बहुत मेहनत करी, स्टार्टअप बड़ी तेजी के साथ ग्रो हुआ। अब इन्हें फंडिंग की जरूरत थी स्टार्टअप को और एक्सपेंड करने के लिए। तो इन्हें 2 कंपनी से फंडिंग मिली, ओमनीवोर एंड टॉमबार की। इन्होंने 2 राउंड में $2.4 मिलियन की फंडिंग जुटाई। जो इनकी लास्ट फंडिंग थी वो 2018 में इनको मिली और 2019 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये अपने ऑपरेशंस क्लोज कर रहे हैं और इनका जो डिलीवरी चैनल था वो फ्रेश टू होम को दे दिया गया। इसके बाद इनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे, कई केसेस हुए इसके को फाउंडर्स के ऊपर, जैसे सप्लायर ने इनके केस किया, एम्प्लॉयज ने केस किया और भी इनके जो वेंडर्स थे उन्होंने इनके ऊपर काफी सारे केसेस किए। ये कहा जाता है कि इनके 30-35 जो सप्लायर्स थे उनको 6-7 करोड़ रुपए इनके ऊपर बकाया था। इनके जो मार्केटिंग हेड थे राधा कृष्णा, उन्होंने जुलाई से लेकर सितंबर तक की बकाया सैलरी के लिए इनके ऊपर केस किया। इनके 50 से 60 एम्प्लॉयज ने इनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने उनकी सैलरी का पेमेंट नहीं किया है। इसके अलावा एक कंपनी थी जो इनका डिजिटल मार्केटिंग का काम देखती थी, उसने आरोप लगाया उन्होंने उसका काफी सारा पेमेंट नहीं किया है। तो इस तरह इनके ऊपर कई सारी एफआईआर और केसेस दर्ज होना शुरू हुए। ये तो थी इस स्टार्टअप की जर्नी। अब जानते हैं कि इस स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल क्या था, ये किस तरह से काम करता था। इस स्टार्टअप का जो बिजनेस मॉडल था वो वेंडर से मिल्क कलेक्ट करता था, उसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करता था, ब्रांडिंग अपने नाम से करता था, फिर उसको कस्टमर्स को डिलीवर करता था। ये एक ऐप बेस्ड स्टार्टअप था। इनके कस्टमर इनके ऐप पर ऑर्डर करते थे और उन ऑर्डर्स को ये डिलीवर करते थे।
साथ ही साथ इनका एक सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि दूध की डिलीवरी सुबह 7 बजे से पहले दे दिया करते थे और एक पंक्चुअलिटी थी। स्टार्टअप अच्छी ग्रोथ से ग्रो कर रहा था, स्टार्टअप में पंक्चुअलिटी थी, एक अच्छी क्वालिटी का ये मिल्क प्रोवाइड करा रहा था, बिना किसी मिलावट के ये दूध की सप्लाई कर रहा था। दूध को स्टोर करने के लिए इसने कई डिपो वगैरह भी खोले जहां दूध को स्टोर किया जाता था और ऑन टाइम डिलीवरी किया जाता था। यह तो थी स्टार्टअप के बिजनेस मॉडल के बारे में बातें। अब जानते हैं कि ये स्टार्टअप क्यों और कैसे फेल हुआ, क्या वजह थी जिसकी वजह से ये स्टार्टअप फेल हुआ। सबसे बड़ा जो रीजन था कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्ट बियर कर रहे थे और उस कस्टमर से उतना ये प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे थे, उतना रेवेन्यू नहीं निकाल पा रहे थे जिससे इनकी वो कस्टमर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कवर हो जाए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? जब हम किसी कस्टमर को पाने के लिए जितना पैसा खर्च करते हैं वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाती है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग, स्टाफिंग की कॉस्ट और बहुत सारी कॉस्ट ऐड करने के बाद निकल के आता है कि एक कस्टमर को पाने के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अगर वो कॉस्ट हम अगर नहीं निकाल पा रहे हैं कस्टमर से तो वो हमारे लिए लॉस हो जाता है। दूसरी जो इनकी प्रॉब्लम थी वो लो मार्जिन। ये मार्केट में बहुत ही लो मार्जिन पर काम कर रहे थे। इनका एक टैगलाइन थी कि शुद्ध मिल्क लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं और वो भी मार्केट से कम दाम में ये प्रोवाइड कराएंगे। ये कस्टमर्स को कम रेट पर और अच्छा दूध प्रोवाइड करा रहे थे, यानी कि इनका मार्जिन कम था और मार्जिन इतना था कि ये अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहे थे। थर्ड जो इनका रीजन था हैवी डिस्काउंट एंड कैशबैक ऑफर्स। इन लोगों ने बहुत ही हैवी डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर्स निकाले थे, जैसे ये बहुत सारे कस्टमर्स को 50% तक कैशबैक देते थे या बहुत सारे कस्टमर्स को ये कहते थे अगर आप 1 महीने दूध लोगे तो हम आपको 10 दिन या 15 दिन का दूध फ्री देंगे। इस तरह से ये बहुत ही हैवी ऑफर्स कस्टमर्स को दे रहे थे जिससे इनके पास कैश की शॉर्टेज होने लगी थी। जो नेक्स्ट रीजन था इनका फेल होने का वो था कैश क्रंच। हैवी डिस्काउंट ऑफर्स, लो मार्जिन, हैवी कस्टमर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसकी वजह से इनके पास कैश की शॉर्टेज होने लगी थी। जो इनका कैश फ्लो था वो नेगेटिव होने लगा और इनको दोबारा कहीं से फंडिंग नहीं मिली। ये इस उम्मीद में थे कि इनको आगे फंडिंग मिल जाएगी, लेकिन इनको फंडिंग नहीं मिली तो इनको ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने में बहुत ही दिक्कतें आ रही थी, इसलिए इन्होंने ऑपरेशंस क्लोज कर दिए। नेक्स्ट जो इनका रीजन था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इनके पास कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं था जिसकी वजह से ये मार्केट में बने रहते। दूध की सप्लाई के साथ साथ ग्रोसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की भी सप्लाई कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी बिग बास्केट, ग्रोफर्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ब्रांड्स थे। इनका सीधा कंपटीशन इतने बड़े ब्रांड से था जिनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं थी और इनके पास एक लिमिटेड फंडिंग थी, जिसकी वजह से ये आगे सस्टेन नहीं कर पाए और इनके पास ऐसा कोई एडवांटेज नहीं था कि जो मार्केट में टिके रहते। अगर ये केवल दूध के काम पर फोकस करते तो ये यूनिकनेस होती और ये मार्केट में टिके रहते, लेकिन इन्होंने अपने हाथ पर चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया, जिसमें दूध की डिलीवरी भी हो गई, ग्रोसरी भी हो गई, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जिसकी वजह से इनका जो डायरेक्ट कंपटीशन बड़े बड़े ब्रांड से होने लगा और वो ये बियर नहीं कर पाए। ये कुछ रीजन से इस स्टार्टअप के फेल होने की वजह, किस तरह से ये स्टार्टअप खुद को फेल होने से बचा सकता था वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले इस स्टार्टअप को अपना कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होने देना चाहिए था। जब भी ये लोग बस्टिंग कर रहे थे तो इनको इस चीज का अंदाजा लगाना चाहिए था कि इनको कितना एक्सपेंसेस करना है मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट पर और कितना कैश फ्लो इनके पास आने वाला है, जिसकी वजह से इनका कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होता तो इनके पास कैश क्रंच की प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी बात, ये मार्केट का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि इंडियन मार्केट प्राइस सेंसिटिव बहुत है। ये कस्टमर्स को 50% तक के कैशबैक के ऑफर्स दे रहे थे, 10 दिन 15 दिन का दूध फ्री दे रहे थे, जिसकी वजह से इनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। इंडिया का जो मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव रहता है। अगर ये किसी को 10 दिन का दूध फ्री दे रहे हैं तो वो दूसरी मेल आईडी से, दूसरे मोबाइल नंबर से दूसरी आईडी बना के दोबारा 10 दिन का दूध फ्री ले लेगा। एक घर में 3 से 4 मेंबर होते हैं और 3-4 आईडी बना के हर महीने 10-10 दिन का दूध फ्री ले लेगा, जिसकी वजह से इनको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हैवी पड़ रही थी। ये मार्केट का और कस्टमर्स का अंदाजा नहीं लगा पाए कि किस तरह से ये मार्केट काम करेगा और कस्टमर किस तरह से बिहेव करेंगे, यानी कि कस्टमर बिहेवियर और मार्केट का अंदाजा नहीं लगा पाए।
तीसरा, इनको ना अपना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखना चाहिए था। इनको हर जगह अपना एंट्री नहीं करनी चाहिए थी। इनको एक स्पेसिफिक एरिया में रहना चाहिए था। यानी कि अगर ये दूध पर फोकस कर रहे तो केवल दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स ही इनको डिलीवर करने चाहिए थे, क्योंकि ग्रोसरी और वेजिटेबल्स फ्रूट्स में ऑलरेडी इतने बड़े ब्रांड थे कि ये उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते थे इतनी कम फंडिंग के साथ। जब ये गारंटी कर रहे थे कि हम कस्टमर को 100% प्योर मिल्क देंगे बिना किसी केमिकल का, तो इनको अपना जो मार्जिन है वो थोड़ा बढ़ाना चाहिए था। कम से कम एटलीस्ट इतना तो रखना चाहिए था जो मार्केट में और प्लेयर्स रख रहे थे, जिससे कि इनका लो मार्जिन की वजह से जो इनके ऊपर संकट आया वो नहीं आता और ये इसको सस्टेन करते, स्टार्टअप को रन कर पाते। आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे एक स्टार्टअप फेल हुआ, क्या रीजन थे उसके फेल होने के, किस तरह से वो खुद को फेल होने से बचा सकता था, ये सारी चीजें हमने जानी। आपको ये स्टार्टअप जर्नी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आपके क्या सुझाव हैं, आप किस स्टार्टअप के बारे में, उसकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की स्टोरियां देखने को मिलती रहें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो को देख पाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।